नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। परसों हमने प्रोग्राम किया था कोविड प्रिवेंशन के ऊपर। जो लोग नहीं देख पाए वो देख लें। आज का जो प्रोग्राम है वो कोविड ट्रीटमेंट की जो टिप्स हैं उसके बारे में है, ताकि मैं आपको एक मैप दूँ, एक गाइडलाइन दूँ कि किस तरीके से हम कोविड का ट्रीटमेंट करते हैं। कोविड को टेस्ट करने के आजकल 2 तरीके हैं। रैपिड कोविड एंटीजन, ये तकरीबन 2 घंटे में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। होता ये भी नाक से ये, और तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये खर्च होते हैं। दूसरा एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसको हम कोविड PCR कहते हैं, तो उसमें तकरीबन 24 आवर्स लग जाते हैं रिपोर्ट आने के अंदर। तो दोनों तरीके मौजूद हैं। अगर किसी का कुछ सिम्टम्स हैं तो बेहतर है कि वो जल्दी से रैपिड कोविड एंटीजन करा लें, 2 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। जो ही ये पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है या आपको सिम्टम्स हैं, फील हो रहा है, तो अपने आप को क्वारंटीन कर लें। क्वारंटीन में ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि अपने आप को एक रूम के अंदर रखें और उस रूम में और कोई ना आए, क्योंकि जब रूम में आप होते हैं और सांस ले रहे होते हैं तो वहाँ पे जरासीम वायरस जो है वो घूम रहा होता है। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। हाँ, ख़ास तौर पे हाथ धोएं, और अगर छींक आए या खांसी हो तो कवर करें अपने आप को, टिश्यू पेपर के ज़रिए उसको कवर करें। इसके अलावा टॉयलेट का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि बेहतर तो ये है कि एक सब सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, बाथरूम अलग होना चाहिए। लेकिन अगर फैमिली में ये पॉसिबल ना हो तो फिर ये कि कोविड के पेशेंट के आने के बाद उसको अच्छी तरीके से डिटोल वगैरह से वो क्लीन कर दिया करें। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। नींद का पूरा ख्याल रखें कि अच्छी तरह सोएं, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बर्तन जो हैं वो रूटीन के बर्तन यूज़ ना करें, बल्कि डिस्पोजेबल ले लें। वो उसमें आप खाना खाएं और उसके बाद डिस्कार्ड कर दें। टॉवल वगैरह बाकी सब चीज़ें, कोई चीज़ें जो है बाकी लोगों से शेयर ना करें, और लोग जो है रूम में आएँ भी ना। अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो मास्क पहन के आएँ, वो भी मास्क पहन के, और 5 मिनट्स के अंदर जो है वो बाहर चले जाएँ। डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम से कम होना चाहिए, फैट और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हाई प्रोटीन डाइट लें। सूप ले लें, चिकन सूप ले लें, मटन सूप ले लें, अंडे खाएं। ये सब चीज़ें जो हाई प्रोटीन डाइट है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन चर्बी, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम से कम लें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। डिहाइड्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। फ्रूट लें, वेज सब्जियाँ खाएँ, फ्रूट खाएँ। और जिंजर टी जो है, ग्रीन टी में थोड़ा अदरक डाल के, दालचीनी डाल के वो ले लें। ये काफ़ी जो है अच्छा है। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल अच्छा रखें। दही खाएं। अच्छा, स्टीम लें, बहुत अच्छा है स्टीम लेना भी, लेकिन कोशिश करेंगे नेबुलाइज ना करें। नेबुलाइज करने से वायरस और पूरे घर में फैल जाता है, तो नेबुलाइज ना करें, लेकिन स्टीम ले लें। बाकी स्मोकिंग से परहेज़ करें और अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करें, जिसमें अपने आप को बिज़ी रखें। आमतौर पर आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो आप मोबाइल के ज़रिए लोगों से कांटेक्ट में रहें, और वीडियो कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, घर में वालों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा इबादत का टाइम मिल जाता है, इबादत भी कर लें, अपने लिए दुआ भी कर लें। तो ये सब नाज़रीन, कुछ मेडिसिन अपने साथ रखें, जैसे कि टेम्परेचर है तो उसके लिए पैरास्टामोल, बुरफेन, एसिनफ्लेक्स है। नाक बंद हो रही है, फेक्सिड डी ले लें। और सिरप पिरिटोन खांसी के लिए रख लें अपने पास। ज़ाइनोसिन अगर नाक ब्लॉक हो रही है तो उसके लिए रख सकते हैं। कुछ इम्यून बूस्टर कहलाती हैं दवाएं, जैसे कि विटामिन C है, B है, D है। विटामिन D में ऑस्ट्रिया कैप्सूल आते हैं, B में सरबैक, C है। विटामिन C में रेडोक्सोन के नाम से टैबलेट आती है, वो पानी में डाल के पी लें। अच्छा, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे हैं, ओबेजा के नाम से आते हैं। जिंक की टैबलेट आती है। ये सारे इम्यून बूस्टर हैं, मेडिसिन हैं, जो आपके लिए आपकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए काम आएंगे। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। पहले एजिथ्रोमाइसिन देते थे, लेकिन अब एजिथ्रोमाइसिन का भी कोई रोल नहीं है, तो इसलिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अब नाज़रीन, इस स्टेज पे आपको डिसाइड ये करना है कि आप हाई रिस्क हैं या नहीं है, यानी कि जो पेशेंट है वो हाई रिस्क है या नहीं है। जो भी पेशेंट है, अगर है, मेल है, मर्द है, एज 45 से ज़्यादा है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर हाई है, स्मोकिंग करता है, एस्थमेटिक है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, ये हार्ट डिजीज़ है, या ओवरवेट है, तो ये पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट है। तो जो रूटीन की अपनी मेडिसिन है वो लें, ताकि डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर वगैरह सब चीज़ों को कंट्रोल करें। एस्कार्ट 75 mg जो एस्प्रिन है वो भी लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो लोग उसको भी ऐड कर सकते हैं। आपको मॉनिटर क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो मॉनिटर ये है कि टेम्परेचर मॉनिटर करना है, कि दिन में 2-3 मरतबा टेम्परेचर चेक करें, पल्स चेक करें, अपनी कि नब्ज़ कितनी चल रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करें। तो वो पल्स ऑक्सीमेट्री आप लेंगे तो उसके अंदर सेचुरेशन भी आ जाएगी और पल्स भी आ जाएगी। और रेस्पिरेटरी रेट देखें, जो कि 12 से 16 नॉर्मल होते हैं। अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये तो एक रूटीन के अंदर चीज़ें हैं। अब ये डिपेंड करता है कि होगा क्या।
अगर मैंने कहा कि हाई रिस्क पेशेंट है तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये आगे जाके प्रॉब्लम भी कर सकता है, और अगर डायबिटिक हाइपरटेंशन नहीं है, वेट कम है, तो फिर चांसेस ये हैं कि बेहतरी के चांसेस ज़्यादा हैं। आमतौर पे 4-5 दिन के अंदर ही फैसला हो जाता है। अगर टेम्परेचर खांसी कम होनी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, 100 के करीब टेम्परेचर है, तो फिर वो भी 99 पे आ जाता है। अगर चौथे पाँचवें दिन भी खांसी ख़त्म ना हो और टेम्परेचर ख़त्म ना हो, तो फिर आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप जो है वो एडवांस स्टेज की तरफ जा रहे हैं और आपको डॉक्टर की ज़रूरत है कि नहीं। तो अगर ऐसा है, अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखें, और टेम्परेचर अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, खांसी ख़त्म नहीं हो रही है, तो 5वें दिन जो है वो जाके डॉक्टर को दिखा दें। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑक्सीजन सेचुरेशन के ऊपर कि सेचुरेशन कितनी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि कोविड के पेशेंट को फीलिंग कम होती है, उसको उस वक्त फीलिंग होती है सांस की जब बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशन बढ़ जाती है, जब बॉडी में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, वरना उनकी ज़रा फीलिंग कम होती है। तो इसलिए ये इंतज़ार ना करें कि बहुत ज़्यादा सांस फूलना शुरू हो। तो जो ही अगर चेस्ट पेन हो, टाइटनेस हो, सांस फूलना शुरू हो जाए, लंबी आप पूरे बात नहीं कर पा रहे हो, वॉशरूम जाने में सांस फूल रहे हो, तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाएँ। अब ये कि हॉस्पिटल में जो ही आप पहुंचते हैं तो वो डिसाइड ये करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह डिसाइड करते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड का मतलब बहुत ही हल्की सी प्रॉब्लम है, पेशेंट को नमूनिया नहीं है और सेचुरेशन उसकी 95% या उससे ज़्यादा है। आमतौर पे जो नमूनिया देखने के लिए हम एक्सरे करा लेते हैं, लेकिन अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट हो और फीवर भी ना उतर रहा हो, खांसी भी ना हो, तो फिर हम HRCT कहते हैं, CT स्कैन करा के, चेस्ट का CT स्कैन करा के उसमें देखते हैं कि नमूनिया है या नहीं है। अगर उसमें नमूनिया नहीं है तो फिर ये माइल्ड केस है, ज़्यादा चांसेस यही है कि ये पेशेंट रिकवर कर जाएगा घर की पे मेडिसिन के साथ ही। लेकिन अगर CT स्कैन के अंदर नमूनिया आ रहा है और सेचुरेशन भी 95-94 के करीब ऐसी आ रही है, तो फिर हमें कंसिडर करना चाहिए कि ये मॉडरेट की तरफ जा रहा है, कि पेशेंट जो है वो दरमियाने दर्जे का है नमूनिया, जिसके अंदर एक्सरे हम कराते हैं तक 50% से कम लंग इन्वॉल्व होता है। कि अगर नमूनिया 50% से कम हो तो हम उसको एक्सरे के अंदर, तो हम उसको मॉडरेट में कंसिडर करते हैं, और पेशेंट को सांस भी फूल रहा होता है और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 90 और 94 के दरमियान होती है। तो ये क्राइटेरिया है मॉडरेट का। उसके बाद सीवियर किसको हम कहेंगे कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिनका बैठे बैठे सांस फूल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट जो है, सांस की स्पीड बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल 12 से 16 होती है, लेकिन इन लोगों के 30 से ज़्यादा पर मिनट यानी कि ब्रीदिंग होती है, कि 1 मिनट के अंदर 30 से ज़्यादा टाइम ये सांस ले रहे होते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन रूम टेम्परेचर पर 90 से कम होती है, और एक्सरे के अंदर नमूनिया जो है 50% से ज़्यादा लंग को इन्वॉल्व किया हुआ होता है। तो ये वो क्राइटेरिया हैं जिसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये पेशेंट माइल्ड, मॉडरेट है, सीवियर है, और इसको ट्रीटमेंट घर पे ही करना है या हॉस्पिटल में करना है। आमतौर पे मॉडरेट और सीवियर दोनों को जो है या हम एडमिट करते हैं दायरे हॉस्पिटल के अंदर, और जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, जिनके दोनों लंग पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, उसको ARDS कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसके ये भी पेशेंट एडमिट कर लेते हैं, उनको तो आमतौर पे ICU में एडमिट करना होता है। तो ये करने के बाद हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कुछ कहलाते हैं, कि ये कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो हम करके देखते हैं, जिससे आइडिया हो जाता है कि पेशेंट किस स्टेज के अंदर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, मैं आपको इसकी बताऊंगा डिटेल क्या है, कि जब हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है वायरस, तो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही होती है और उसकी वजह से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, तो उनको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं। तो जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर वायरस आ गया है या जितनी ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से जो है वो मार्कर्स होते हैं, उनकी उतनी मिकदार होती है, तो हम आइडिया कर लेते हैं कि ये पेशेंट खतरे के किस स्टेज पे। इसमें CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरेटिन, LDH, प्रोकैल्सिटोनिन, D डाइमर, ESR, इंटरल्यूकिन 6, ये वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहलाते हैं। इसी से ख़ास तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वो CRP और फेरेटिन है, जिससे हम आगे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के कितने चांसेस है, वो हम फैमिली को बता देते हैं। रूटीन के अंदर ये हम CBC कराते हैं। ये चंद को एक चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मेरे ऑडियंस जो हैं वो पेशेंट भी हैं, उनकी फैमिली भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं।
तो डॉक्टर्स वो देख रहे होते हैं कि सीबीसी की रिपोर्ट में क्या आएगा, तो आमतौर पर लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मोनोसाइट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट करा के देखते हैं कि किडनी फंक्शन तो इन्वॉल्व नहीं है, एलएफटीज करा के देखते हैं कि भाई लिवर तो इन्वॉल्व नहीं है, पीटीआईएनआर करा के देखते हैं पेशेंट का कि लिवर इन्वॉल्व तो नहीं है, इस तरह फिब्रिनोजिन कराते हैं। तो ये सब चीज़ें ये आगे चल के डिसाइड करती हैं कि पेशेंट ख़तरे के किस स्टेज पे है। अमूमन हॉस्पिटलाइजेशन जो है एवरेज 10 से 15 दिन की होती है। अच्छा, इसमें यह है कि जितनी जल्दी जाएं और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कराएं उतना ही जल्दी फ़ायदा होता है, क्योंकि अब इस वक्त जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो आम तौर पे शुरू के 1 हफ्ता 10 दिन ही काम करता है, उसके बाद तो फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट रह जाता है। तो इसलिए टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घर पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही सेचुरेशन 95% से कम हो, आप फ़ौरन या सांस फूलना शुरू हो जाए या टेम्परेचर ख़त्म ना हो रहा हो या खांसी ख़त्म ना हो 5वें दिन, तो आप हॉस्पिटल ज़रूर जाके दिखा दें। अब उसके बाद ये कि हम हॉस्पिटल में पेशेंट को प्लान कैसे करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या देना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक मिसाल समझनी होगी। देखिए, होता है एक जंग की जैसे मिसाल है कि दुश्मन हमारे एरिया में आ गया और जंग शुरू हो गई है, हमारी फ़ौज ने उसको रिएक्शन करना शुरू कर दिया। अब यह है कि आइडियली तो ये होना चाहिए कि दुश्मन की फ़ौज को मार दिया है, अपनी फ़ौज अब रिलैक्स हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कभी कभी जो है वो ओवर कर जाती है कि जितना उसको रिएक्ट करना चाहिए उससे भी ज़्यादा रिएक्शन कर, कि दुश्मन मर भी गया, वायरस मर भी गया, लेकिन उसके बावजूद हमारी फ़ौज का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। तो हम 3 स्टेज पे ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो कोशिश करते हैं जो दुश्मन वायरस है उसके ख़िलाफ़ हम दवा इस्तेमाल करते हैं। दूसरे जो अपनी फ़ौज है उसको ठंडा करने के लिए उसके हथियार छीन लेते हैं, और जब इससे भी काम न चले तो अपनी फ़ौज के हाथ बांध देते हैं। यही एक तरीका, वरना तो वो अपनी फ़ौज गोलाबारी करके अपने इलाके को तबाह कर देती है, यानी कि हमारे पूरे जिस्म को तबाह कर देती है। वायरस मर जाता है मगर अपनी बॉडी की जो फ़ौज है वो अपने ही तमाम अज़ा को जो है वो तबाह बर्बाद कर देती है, उसको रोकना ज़रूरी होता है। तो ये एक एग्जांपल देने के लिए था, ताकि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो नाज़रीन, जब ज़ाहिर है कि जंग होती है तो तबाही तो मचती है, और अपने एरिया में जंग हो रही हो तो ज़ाहिर है कि अपनी बिल्डिंगें तबाह होंगी। तो ये जो हमारे जो वायरस है, हमारी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, ये जब आपस में लड़ते हैं और जंग होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है हमारी बॉडी को होता है, जो कि नमूनिया की शक्ल में सबसे ज़्यादा लंग को इन्वॉल्व करता है, तो नमूनिया की शक्ल में होता है। ऑक्सीजन नहीं आप ले पा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती हैं, सेप्सिस हो जाता है, यानी कि और दूसरे इन्फेक्शन जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, पाँव में डीवीटी जिसको कहते हैं कि पाँव में ब्लड जम गया, लंग के अंदर ब्लड जम जाए तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, हार्ट में अगर ब्लड जम जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, दिमाग में ब्लड जम जाए तो फालिज हो जाता है। तो इसी तरीके से हार्ट अटैक के पेशेंट जो है वो काफ़ी आ रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊँ कि जब फर्स्ट वेव आई तो अच्छे खासे लोगों जो है वो हॉस्पिटल वालों से, डॉक्टर से लड़ते थे। वो कहते थे हम अपने पेशेंट को फीवर के साथ लेके आए हैं, हम अपने पेशेंट को सांस के साथ लेके आए हैं, आपने तो कह दिया कि इनको तो अटैक हो गया। तो बेसिकली ब्लड क्लॉट बनता है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं जी आपने तो जो है, हम तो लाए तो बुखार के साथ आपने कोविड में डाल दिया, हम आपने तो जो है कहा था कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ और उसको कोविड के वार्ड में डाल दिया। तो काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए इस बात के ऊपर कि ये कोविड है या हार्ट अटैक है, पेशेंट की डेथ हार्ट अटैक से हुई है या कोविड से हुई है। असल में कोविड के अंदर ब्लड जमने की वजह से हार्ट अटैक के बहुत चांसेस होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कसूर मीडिया का भी है कि मीडिया क्या करता है कि टॉक शो में 3-4 पार्टी के लोगों को बिठा के तू मैं कराता है और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। उन्होंने कभी भी ये डॉक्टर्स को बिठा के ये मैसेज नहीं दिया। आज आप सुन रहे हैं मेरी बात, आप समझ रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं चंद 100 चंद हज़ार होंगे, लेकिन अगर आप मीडिया पे बिठा के डॉक्टर को ये सुनाएंगे तो करोड़ों लोग देखेंगे कि भाई कोविड के अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। तो जो लोग डॉक्टरों से लड़ रहे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर वो नहीं लड़ते। तो ये शऊर देने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि ये भी लोगों को शऊर दिया जाए कि कोविड के अंदर हार्ट अटैक भी हो सकता है, फालिज भी हो सकता है ब्लड जमने की वजह से। तो ये एक आज का एक मैसेज था। नाज़रीन, जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में ये कि नेज़ल प्रॉन्ग के ज़रिए देते हैं। 5 लीटर तक अगर देना हो, 5 लीटर तक, तो नेज़ल प्रॉन्ग दे देते हैं। अगर इससे ज़्यादा 6 से 10 लीटर के करीब पर मिनट रखना हो ऑक्सीजन को, तो वेंचुरी मास्क होता है वो दे देते हैं। अगर 10 से 15 लीटर के करीब अगर हमें देना हो तो फिर वो ऑक्सीजन रिजर्व होता है इसके साथ, ये बड़ा अच्छा है। अगर इससे भी काम ना चल रहा हो तो सी पैप, बाई पैप वगैरह या हाई नेज़ल फ्लो ये ऑक्सीजन हम दे रहे होते हैं।
पिछली फर्स्ट वेव के अंदर वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, मगर वो आम नमूनिया में चूँकि वेंटिलेटर यूज़ होता है इसलिए इसमें भी उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। इस मरतबा तकरीबन वेंटिलेटर 50% कम यूज़ हो रहे हैं, यानी कि इन्हीं जो फेस मास्क हैं इन्हीं से पेशेंट बेहतर हो रहे हैं और उनका रिजल्ट वेंटिलेटर से बेहतर है। तो मजबूरन वेंटिलेटर पर लेके जाते हैं जब कोई चारा ना हो। तो एक तो ऑक्सीजन आ गई कि ऑक्सीजन आपको देनी है पेशेंट को, इसके लिए वेट भी करना पड़ता है। देखिए क्या होता है कि बीमारी शुरू में तो आप कंट्रोल जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जब एक हफ्ता गुजर जाता है फिर एक फेज़ आता है जिसमें आप किसी हद तक स्टेबल होते हैं और फिर कुछ लोग जो है बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, कुछ और ख़राब हो जाते हैं। तो घर वालों को वेट करना चाहिए। वो सुबह शाम पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब कितने लीटर पे रखी है ऑक्सीजन, आज कल तो 15 लीटर पे थी, आज 20 लीटर कैसे हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो दिन दिन की कहानी नहीं है, आपको इसमें हफ्तों का वेट करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है और हम एक्सरे करा के और देख रहे होते हैं, सेचुरेशन भी देख रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा फैसला हमें करना है एंटीवायरल मेडिसिन जो है रेमडेसिविर का। तो रेमडेसिविर का जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि अगर किसी का नमूनिया है, भले वो एक्सरे में ना आया हो, सीटी स्कैन में आ गया हो, क्योंकि रेमडेसिविर बहुत अर्ली स्टेज पे काम करती है। तो अगर किसी को हाई रिस्क पेशेंट है और उसका सीटी स्कैन पे नमूनिया आ गया है और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो क्लियर कट जो है वो रेमडेसिविर की इंडिकेशन है। यानी कि एंटीवायरल शुरू में दें मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन के अंदर, अमूमन माइल्ड के अंदर नहीं देते हैं। अगर हाई रिस्क पेशेंट है और अगर उसको सीटी स्कैन के ऊपर आ गया जिसे मॉडरेट कहते हैं, तो फिर आप रेमडेसिविर स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग का कहना ये है, जो इस वक्त पॉलिसी है गवर्नमेंट की, कि अगर किसी को नमूनिया भी हो और ऑक्सीजन की ज़रूरत भी हो उसको रेमडेसिविर दें। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सिर्फ नमूनिया ही काफ़ी है, ऑक्सीजन की अगर अभी ज़रूरत नहीं है तब, और पेशेंट हाई रिस्क है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या हार्ट पेशेंट है, तो फिर दे देना चाहिए। तो रेमडेसिविर जो है वो अच्छी खासी वो यूज़ होती है अर्ली स्टेज के अंदर। नंबर 2 जो है इसके अंदर मेडिसिन यूज़ होती हैं स्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन जिसे हम कहते हैं। तो ये जो डेक्सामेथासोन है हमारी अपनी पहुँच को ज़रा कंट्रोल करने के लिए होती है, ताकि जंग बहुत ज़्यादा ना हो, जंग होगी तो तबाही मच जाएगी। तो डेक्सामेथासोन जो है वो 10 जो ट्रायल किए गए हैं कि अगर किसी भी शख्स को जिसको ऑक्सीजन पे है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कि सेचुरेशन जो है वो कम होती है और उसको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट को अगर डेक्सामेथासोन दें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आम तौर पे डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर दोनों हम पेशेंट को, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं, उनको दे रहे होते हैं। अब उसके बाद एक और स्टेज आती है जब हमारी फौज बिल्कुल ही समझे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उसको उस वक्त जिस पूरी बॉडी को तबाह करना शुरू कर देती है कि पूरा लंग जो है वो वाइट हो जाता है, या डिफरेंट ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाते हैं, या इन्फ्लेमेटरी मार्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। तो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम यही है कि हमारी बॉडी के जो इम्यूनिटी के मेडिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकलने शुरू हो गए हैं और अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक्टिमरा एक मेडिसिन आती है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव है, कि अब अपनी इम्यूनिटी को कम करने के लिए काम आती है, तो वो भी मजबूरन यूज़ करनी पड़ती है। तो उसके अपने साइड इफेक्ट है, लेकिन 12 जो यूज़ है। तो अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल के अंदर हम 3 मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन, एक एंटीवायरल रेमडेसिविर, एक डेक्सामेथासोन जो अपनी फौज को कंट्रोल करने के लिए, और एंड में आखिर में आके एक्टिमरा। तो ये वो मेडिसिन है। तो इसी के बारे में फैमिली से डिस्कस करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि भाई हम ये मेडिसिन शुरू कर रहे हैं और इसके ये फ़ायदे भी हो सकते हैं, ये नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैमिली को काउंसिल करनी पड़ती हैं। एंड में मैसेज यही है नाज़रीन कि जिस बीमारी से जिस तरह बच सकते हैं बचें, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, मेल हैं, एज 45 से ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर हैं, स्मोकर हैं, उनके लिए ख़तरा बढ़ जाता है। उनको आंखें खोल कर रहना चाहिए, उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बस पल्स ऑक्सीमीटर देखें, सेचुरेशन कम हो, हॉस्पिटल जाएँ, अपना ट्रीटमेंट कराएं, और अर्लीस्ट पॉसिबल रेमडेसिविर में भी देर नहीं करनी चाहिए, और डेक्सामेथासोन जो है जो स्टेरॉइड है इसमें भी देर नहीं करनी चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन से बिल्कुल हेज़ी ना करें। ये मत समझे कि डॉक्टर कमा रहे हैं, ये हॉस्पिटल पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गलत फहमी बदगुमानी का शिकार ना हो। आपको जान बचानी, तो जान बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। हम शादियों में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, बिल्डिंगें खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, मगर जब हेल्थ का मामला आता है तो एक एक पैसे को रो रहे होते हैं कि इतने पैसे खर्च हो गए, इतने पैसे खर्च हो गए। जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है।